जय हिंद। नमस्कार बच्चों, जी शायद क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम समझेंगे यूजीसी नेट। यूजीसी नेट कौन दे सकता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं, क्या उसका सिलेबस होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है। आज इसका हम पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा धैर्य के साथ देखिए। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि यूजीसी नेट जो एग्जाम लेता है उसका क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या एज क्राइटेरिया होता है, देखते हैं हम। तो यूजीसी नेट है, आपको पता होना चाहिए जो यूजीसी है ये हायर जो एजुकेशन है, जो हमारा मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर इसके दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक हायर एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट होता है और स्कूल एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट होता है। उसके अंदर हमारा आता है यूजीसी नेट। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो हमारे विश्वविद्यालय होते हैं उनमें शोध, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए यूजीसी क्या करता है, ग्रांट्स देता है। इस यूजीसी नेट क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आगे हम देखेंगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसके अंदर क्या होती है, सारी चीज समझेंगे विद डिटेल के साथ। ठीक है बच्चों, आज हमने ये लिया है जून 2025। जून 2025 क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है जून 2026। जून 2026 के लिए हम ये पूरा वीडियो बनाने वाले हैं, तो अच्छे से धैर्य के साथ देखिए, इसको समझिए एक्चुअल में होता क्या है। न्यू कॉमर्स बच्चों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। अब देखो यूजीसी नेट के अंदर क्या है, हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यूजीसी नेट जो एग्जाम कराता है, कौन कराता है, एनटीए। कभी भी याद रखना इस बात को, कौन एग्जाम कराता है, एनटीए। बात याद रहेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये यूजीसी नेट के यूजीसी के अंदर ही आती है ये एजेंसी। यूजीसी नेट के अंदर जो नेट की एग्जाम जो होती है उसको कराने का काम कौन करता है, एनटी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये क्या विजन है, क्या मिशन है, ये सब देखते रहना आप। आज हम सबसे पहले ये देखेंगे यूजीसी नेट का मोड ऑफ एग्जाम क्या होने वाला है। हमारे लिए सबसे बच्चों को सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है सर कि यूजीसी नेट की एग्जाम किस मीडियम में होती है, किस मोड में होती है, कौन बच्चे यूजीसी नेट की एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्या क्वालिफिकेशन उसकी होने वाली है, ये सारी चीज हम देखेंगे। तो यूजीसी नेट का एक बात याद रखना आप, हर एक साल में 2 बार एग्जाम होती है यूजीसी नेट की। कितनी बार एग्जाम होती है, 2 बार। 6 महीने के अंदर एग्जाम होती है। तो जो पहला जो सेशन रहेगा 2026 का, वो रहेगा जून। इसको कहते हैं हम जून सेशन। जून 2026 में एग्जाम होने वाली है। फिर 6 महीने बाद उसको हम बोलते हैं दिसंबर 2026। तो अभी हमारा टारगेट है जून 2026। तो जून 2026 के लिए हम पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ विद डिटेल कि क्या क्या हम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन, किस मोड में एग्जाम होगा। तो देखो बचपन में हमने एग्जाम दी होगी बहुत सारी, अगर आपने कंपटीशन एग्जाम दी होगी तो आपने ऑनलाइन भी एग्जाम दी होगी, ऑफलाइन भी। यूजीसी नेट की जो एग्जाम होती है वो होती है ऑनलाइन। ये बात आपको याद रखना है, किस मोड में होगी, ऑनलाइन। बात याद रहेगी। और ऑनलाइन मोड में हो रही, इसका मतलब होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको सीबीटी बोलते हैं हम। और एक ही बार होगी, एक ही दिन पूरी एग्जाम होगी, 3 घंटे की। तो ये डाउट क्लियर आपका। 3 आवर की एग्जाम होगी। अभी देखेंगे हम कि यूजीसी नेट उसके अंदर क्या क्या पूछता है। दो सब्जेक्ट है हमारे पास, उसमें पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड। 3 घंटे का एग्जाम हमारा होने वाला है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन हम देखने वाले आगे। जस्ट सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट, कितने सब्जेक्ट की यूजीसी नेट हमारे से एग्जाम लेता है, तो आपको पता होना चाहिए टोटल 83 सब्जेक्ट दे रखे। 83 सब्जेक्ट है जिससे आप यूजीसी नेट की एग्जाम दे सकते हैं। तो आप यूजीसी नेट की साइट पर जाइए, वहां पे पूरा आप डाउनलोड करके देख लीजिए क्या मेरा कोई सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आता है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी, जिस भी ब्रांच से आपने पीजी कर रखा होगा, जिस भी ब्रांच से आपने मास्टर कर रखा होगा, वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे दिखेगा, वो कोड आपको मिलेगा। उस कोड को आप भर के यूजीसी नेट की एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बात याद रहेगी। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहने वाला है, तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हमेशा इस बात का याद रखना, जो बड़े स्तर पे एग्जाम होती है उसका हमेशा 2 मीडियम जरूर होते हैं। एक तो होता है हिंदी मीडियम और एक होता है इंग्लिश मीडियम। तो ये जो एग्जाम होने वाली वो हिंदी मीडियम में भी होगी और इंग्लिश मीडियम में भी होगी। तो मीडियम से लेके कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, बोथ मीडियम में एग्जाम होने वाली है। बस इस बात का ध्यान रखना आप, जब भी एक्चुअल में क्या होता है, जो यूजीसी नेट का जो पेपर बनता है वो बनता है इंग्लिश मीडियम के अंदर, और उसी इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है। और आपको भी पता है कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो ट्रांसलेशन में कभी कभी क्या होता है, जिस इंग्लिश में जिस शब्द का, जिस वर्ड का जो सेंस है, हिंदी में ट्रांसलेशन करने पे हो सकता है उसका अर्थ चेंज हो जाए। तो यूजीसी नेट हमेशा इंग्लिश वर्जन को मानता है। किस वर्जन को मानेगा, इंग्लिश वर्जन को मानेगा। इंग्लिश वर्जन के अंदर
क्या लिखा है और उसके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए वो मान्य होगा। बात याद रहेगी। यहीं पे मैं एक और बात बता देना चाहता हूं आपको, सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे देश के अंदर नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी प्रकार से हर राज्य का अपना एक सेट होता है। बात याद रहेगी, ये पूरे देश के लिए है, पूरे देश में एलिजिबल हो जाते हो आप अगर आपने नेट निकाला है। और अगर आपने सेट निकाला, जिस भी स्टेट से आपने सेट निकाला है उसको कहते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। बात याद रहेगी, ये किसी स्टेट विशेष से रहता है। जैसे आप मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश अभी आपको पता है 2026 के लिए क्या लेने वाला है, सेट की एग्जाम लेने वाला है। उसकी डेट भी बढ़ा दी है एमपीपीएससी ने कि कुछ और बच्चे सेट के फॉर्म अभी डाल सकते हैं, और उसकी जो एग्जाम होने वाली थी 11 जनवरी को, अब उसको पोस्टपोन कर दिया उसने। तो आप सेट की एग्जाम भी दे सकते हो, ये उसी स्टेट के लिए लागू होती है। इस सेट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जो मीडियम जो होता है वो हिंदी मीडियम भी होता है, इंग्लिश मीडियम भी होता है, पर यहाँ पर सेट के अंदर यहाँ पे जो मीडियम होता है वो हिंदी मीडियम को, हिंदी जो मीडियम जो होता है, मोड जो होता है, पेपर का जो मोड होता है वो मान्य होता है। एनटीए में क्या होता है, इंग्लिश वर्जन मान्य होता है, जबकि सेट के अंदर हिंदी वर्जन को मान्य माना जाता है कि हिंदी के अंदर जो प्रश्न है उसका अर्थ क्या है, उसके अनुसार किसी प्रश्न का उत्तर क्या है वो मान्य होता है। बस इतना सा अंतर है और कोई दिक्कत समस्या नहीं। फिर मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, सारी चीज अभी हम देखने वाले हैं। तो आपको एक बात याद रखना है, एलिजिबिलिटी के लिए जब भी आपको नेट या सेट देना है तो आपको किसी एक सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए। पीजी कंप्लीट हो जाए या पीजी में जस्ट एडमिशन लिया है, दोनों ही बच्चे यूजीसी नेट और सेट दे सकते हैं। आपने अगर एडमिशन ही लिया है, पीजी में सिर्फ एडमिशन भी लिया है, तो आप क्वालिफाई हो एग्जाम देने के लिए, ये बात याद रहेगी। फिर क्या क्वालिफिकेशन होगा, एज लिमिट क्या होने वाली है, सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम रिजर्वेशन की बात भी करेंगे कि किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो हर एग्जाम में प्रोवाइड किया जाता है, सेम रिजर्वेशन यहाँ पर भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे बच्चों। तो ये रहा हमारे पास यूजीसी नेट का पूरा एग्जाम प्लान, यूजीसी नेट क्या क्या पूछना चाहता है हमसे। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यूजीसी नेट के बारे में दी हुई है, आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो काम की चीजें हम वो देखने वाले हैं। ये थोड़ा सा अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बता रखा है कि एनटीए क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। बात आ गई समझ में। यूजीसी नेट ने ही किसको बनाया है, एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। जो देश में जितनी भी एग्जाम होती है हायर एजुकेशन वाली, वो कौन लेता है, एनटीए। ठीक है, बस इतना सा याद रखना। और यूजीसी नेट क्या है, एक अपने आप में एक स्टेचुरी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी संस्था है, क्योंकि यूजीसी नेट की जो स्थापना हुई एक अधिनियम के माध्यम से, वो अधिनियम बना था 1956 में, उस अधिनियम के तहत बनाया हमारा यूजीसी। और वर्तमान में आपने देखा होगा इसी यूजीसी के तहत अभी वर्तमान में सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, किसके तहत, नेप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसी यूजीसी की जगह एक और नई संस्था लाने वाली है, उसका नाम याद रखना आपको, मेरू। ठीक है, ये अबाउट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में आपको दे रखा है, पूरा बता रखा है कि यूजीसी जो है वो क्या है, यहाँ पर स्टेचुरी बॉडी। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन बच्चा यूजीसी नेट की एग्जाम दे सकता है। तो याद रखना आपको, जो बच्चा यूजीसी नेट देना चाहता है, तो यूजीसी नेट के लिए बात याद रखना आपको, किसी प्रकार की कोई एज लिमिट नहीं, मिनिमम 18 साल के होने चाहिए आप। अब सीधी सी बात है, अगर आपने यूजी कर रखा है, अगर आपने किसी भी ब्रांच से बेसिक डिग्री ले रखी है और पीजी के लिए आप एलिजिबल हो, तो मुझे ऐसा मानना है कि आप 18 साल के हो गए होंगे। मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है नेट, यूजीसी नेट देने के लिए, सेट देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं, जेआरएफ के लिए जरूर है। तो देखना, सुनो बात, यूजीसी नेट जो होता है 3 कैटेगरी में क्वालिफाई करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो यूजीसी नेट की एग्जाम देगा, तो इसके अंदर जब भी यूजीसी नेट अपना रिजल्ट जारी करता है, पहला होता है कैटेगरी फर्स्ट, फिर आता है कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड। ये क्या होता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सुनो बात, जब भी मान लो आपने यूजीसी नेट की एग्जाम दी, अब देखो यूजीसी नेट की जो एग्जाम होती है उसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर। एक को बोलते हैं पेपर फर्स्ट, एक को बोलते हैं पेपर फर्स्ट, और इसी पेपर का नाम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है,
और एक होता है पेपर 2। ये पेपर 2 कौन सा होगा? जिसके अंदर आपने मास्टर्स कर रखा है, पीजी कर रखा है, वो होगा पेपर 2 आपका। जिस सब्जेक्ट से आप पीजी देना सकते हो सकता है आपका इंग्लिश लिटरेचर हो, किसी का हो सकता है हिंदी लिटरेचर हो, किसी का हो सकता है ज्योग्राफी हो, किसी का हिस्ट्री हो, किसी का पॉलिटी हो, लाइफ साइंस हो, होम साइंस हो, बहुत सारे हो सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखा वो है पेपर 2। और एक होता है पेपर फर्स्ट जो सभी के लिए कॉमन होता है, भले आपने इंग्लिश लिटरेचर लिया हो, चाहे आपने हिंदी लिटरेचर लिया हो, चाहे आपने ज्योग्राफी से पीजी कर रखा हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखा हो, पर ये पेपर जो फर्स्ट है सबके लिए कॉमन होता है, इसीलिए इसका नाम है कॉमन पेपर, सबके लिए जरूरी होता है। और ये जो पेपर फर्स्ट होता है इसके अंदर टोटल 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट। ये जो पेपर सेकंड जो होगा इसके अंदर भी कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। और ये जो पेपर जो फर्स्ट होता है इसके अंदर टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछेगा। वो कितने क्वेश्चन पूछेगा? 50। और जो पेपर सेकंड इसके अंदर आपसे 100 क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 150 क्वेश्चंस। और 150 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। तो मैं पूछूं अगर टोटल पेपर कितने नंबर का होगा तो 300 नंबर का होगा। तो आपका जो भी कट ऑफ बनने वाला है वो 300 में से बनने वाला है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये जो पेपर होने वाला है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक ही बार में होने वाला है। ऐसा नहीं है कि पेपर फर्स्ट पहले अलग से लेंगे आपको फिर पेपर सेकंड लेंगे, नहीं, एक ही पेपर के अंदर पूरा होगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, 3 आवर का पेपर होगा। 3 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बड़े आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। 300 में से आपका क्या बनेगा? कट ऑफ बनेगा। कितने में से कट ऑफ बनेगा आपका? 300 में से कट ऑफ आएगा। अब बात याद रखना है यहाँ पे जो भी नंबर आते हैं तो जो सबसे ऊपर जो बच्चे होते हैं एक्चुअल में याद रखना कट ऑफ हम कैसे लेंगे ये बात भी आप याद रखना। मान लो जैसे एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं मैं, मान लो किसी ने इंग्लिश लिटरेचर लिया, किसी ने इंग्लिश लिटरेचर लिया, मान लीजिए कि 2026 में, जून 2026 में, हम एक सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए जून 2026 में 1 लाख बच्चों ने, कितने बच्चों ने? 1 लाख बच्चों ने, 1 लाख स्टूडेंट ने क्या करा है? इंग्लिश लिटरेचर से क्या कर रखा है उन्होंने? यूजीसी नेट को दिया है। तो जब भी आप 1 लाख बच्चे जब भी यूजीसी नेट देते हैं तो हमें जरूरी नहीं 1 लाख बच्चे दे, कितने भी बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है 10,000 बच्चे हो, 50,000 बच्चे हो, 1 लाख बच्चे हो, जो भी है। इन 1 लाख बच्चों में से 6%, कितने परसेंट? 6%, 6% बच्चों को क्या कर लेंगे? वो क्वालिफाई कर लेंगे। किसके लिए क्वालिफाई कर लेंगे? वो यूजीसी नेट के लिए। आप नेट क्वालिफाई हो गए। कितने परसेंट बच्चे? 6% बच्चे। और इस 6% बच्चों के भी 6%, इसका मतलब होता है जो टॉप जो 6% होते हैं, इन 6% के अंदर भी 6%। सो आपको देखिए 1 लाख बच्चों के अंदर 6% बच्चे क्या होंगे? टॉप करने वाले। और उन 6% बच्चों में भी शुरुआत के जो 6% बच्चे होंगे, तो आप खुद सोचो, देखो 1 लाख का 6% कितना होगा? 6,000। सिंपल सी बात, 6,000 बच्चों ने क्या कर रखा? मान लो कि 6,000 स्टूडेंट ने क्या कर रखा है? इंग्लिश लिटरेचर से नेट क्वालिफाई कर लिया। उन 6,000 बच्चों में से का भी 6%, तो देखोगे आप कितना आ जाएगा? 6% अगर आप मैं निकालूंगा तो 60 बच्चे, 360 बच्चे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगी, 66, तो 360 जो स्टूडेंट होंगे वो सिर्फ जेआरएफ को लिए क्वालिफाई होंगे। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? पर ये जो 6,000 बच्चे हैं ये किसके लिए क्वालिफाई हो गए? नेट के लिए क्वालिफाई भी हो गए, ठीक है। अब देखो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर किसको रखेगा? वो जेआरएफ वाले बच्चों को। यहाँ पे लिखा है अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। जो फर्स्ट कैटेगरी में जो बच्चा क्वालिफाई होता है वो सभी के लिए एलिजिबल होगा। जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल होगा, एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होगा, और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होगा। तो आप ऐसे याद रखो कि सबसे नीचे पीएचडी है, उससे ऊपर होता है एपी, और उससे भी ऊपर होता है जेआरएफ। जेआरएफ अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे ज्यादा नंबर आपको लाने हैं। टॉप करोगे जब आपको आपका क्या क्वालिफाई होगा? जेआरएफ। और जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप सारी चीज के लिए एलिजिबल हो। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है बच्चों, याद रहेगी ये बात। अब देखो जो बच्चे मान लो इस 6% 360 में नहीं आ पाए, बाकी की देखो 6,000 में से 360 बच्चे हटा दो, बाकी के जो बच्चे बचे हैं हमारे पास, वो बच्चे किसके लिए क्वालिफाई हो गए? असिस्टेंट प्रोफेसर। बात याद रहेगी, किसके लिए क्वालिफाई होंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर। इसको बोलते हैं हम कैटेगरी सेकंड। तो कैटेगरी सेकंड वाले जो बच्चे होते हैं वो एपी के लिए क्वालिफाई हो जाए। एपी का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग से ही एग्जाम होती है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर ये यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप डायरेक्ट प्रोफेसर बनेंगे, नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग से फिर से एग्जाम होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास एक क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको बोलते हैं नेट या सेट या पीएचडी। ये 3 क्वालिफिकेशन मांगता है।
तो आप जो कैटेगरी सेकंड वाले बच्चे होंगे वो किसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, एपी के लिए और पीएचडी के लिए। और जो कैटेगरी थर्ड वाले बच्चे वो सिर्फ पीजी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, वो ना तो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होंगे ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होंगे। तो जो थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे वो किसके लिए क्वालिफाई होंगे, ओनली पीएचडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। बस इसमें एक बात और याद रखना है आपको, यहां पर जो बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई करेगा उस बच्चे के लिए एक एज लिमिट भी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप 50 साल की उम्र में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आप 50 साल की उम्र में पीएचडी कर सकते हो। पर जेआरएफ करने के लिए आपके पास एक एलिजिबिलिटी है। जो जनरल वाला बच्चा होता है, जेआरएफ की बात कर रहे हैं हम, जो जनरल वाला बच्चा होता है, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जो होता है, उसको मिनिमम उसकी जो एज है वो एज याद रखना है आपको, 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30 ईयर से ज्यादा अपर एज लिमिट है यहाँ पर। अगर मान लो कोई जनरल का बच्चा है जिसकी एज 30 से ज्यादा है, मान लो 31 ईयर का हो गया, तो फिर वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। ये बात याद रहेगी आपको, अपर एज लिमिट है। लोअर एज लिमिट कितनी होती है, 18 साल। तो मुझे पता है कि 18 साल का तो अब हर कोई बच्चा होगा जो पीजी करने वाला होगा, क्योंकि 18 साल तो हो ही जाता है हम यूजी करते हैं। तो मिनिमम एज क्या होती है, 18 साल। और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है जेआरएफ के लिए, जनरल कैटेगरी के कितना है, 30 साल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी 30 साल कब से जोड़ेगा, जिस सेशन में आप एग्जाम देने वाले हो। जैसे मान लो अभी 2026 में आप देने वाले हो, जून में आप एग्जाम देने वाले हो, जून 2026 में। जून 2026 में जब आप एग्जाम दोगे तो तब आपकी एज को कैलकुलेट किया जाएगा। तो एज को कब हो सकता है कि आपकी एग्जाम मान लो कि 25 जून को हो, तो एज कब कैलकुलेट की जाएगी, जो महीना है ना, इस महीने की पहली तारीख, फर्स्ट डेट ऑफ मंथ, इस तारीख को आपकी उम्र कितनी हो रही है। बात समझ में आ गई। मान लो अगर दिसंबर में देते, आप दिसंबर 2026 में अगर आप एग्जाम देने वाले हो, तो दिसंबर 2026 की जो पहली डेट होगी, फर्स्ट दिसंबर को आपकी एज कितनी हुई है, बस उस दिन देख लेंगे। अगर आप 30 साल से कम के हो और आपने अगर मान लो जेआरएफ के लिए आप क्वालिफाई हो गए, तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। बात याद रहेगी। फिर दूसरी बात एक और याद रखना है, ये जनरल कैटेगरी की मैंने बात करी, हमारे देश के अंदर कुछ रिजर्व कैटेगरी भी होती है, रिजर्व स्टूडेंट भी होते हैं। रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट जैसे आपने सुना होगा एससी, एसटी, ओबीसी और थर्ड जेंडर, ये भी याद रखना है आपको। थर्ड जेंडर जो होता है ना, और एक और याद रखना है वुमेन्स। बात याद रहेगी। इनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 ईयर रिलैक्सेशन। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हो तो आप 35 साल तक जेआरएफ दे सकते हो, जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। बात याद रहेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जनरल कैटेगरी के बच्चे कितनी साल के तक दे सकते हैं जेआरएफ, 30 साल तक। एग्जाम तो आप दे सकते हो यूजीसी नेट की, कोई दिक्कत नहीं है, पर जेआरएफ के लिए तभी क्वालिफाई मानोगे आप जब आपकी एज क्या हो, 30 साल से कम। और एससी, एसटी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए क्या दिया है, 5 साल का रिलैक्सेशन। ये बात याद रहेगी। एक और बात आपको याद रखना है, यूजीसी नेट का जब आप फॉर्म भरोगे उसके लिए भी एक क्राइटेरिया रखा है यूजीसी नेट ने, कि आपकी जो पीजी है, क्या याद रखना है, आप यूजीसी नेट की जब एग्जाम देते हो तो आपका जो पीजी है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी करा है, हो सकता है आपने इंग्लिश लिटरेचर से करा हो, हिंदी लिटरेचर से करा हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैंने बताया ना 83 सब्जेक्ट है टोटल जिसके तहत यूजीसी नेट क्या कराता है, अपनी एग्जाम कराता है। उस 83 सब्जेक्ट की लिस्ट आप दे सकते हो, उनके कोड दे सकते हो। आपका मिनिमम, अब ये जो पीजी है इसमें भी 2 बच्चे आ जाएंगे, एक आएगा जनरल कैटेगरी वाला और एक आएगा रिजर्व कैटेगरी वाला। रिजर्व कैटेगरी वाला मतलब एससी, एसटी, ओबीसी वाला। ये जो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा ना, इसको मिनिमम अपनी जो पीजी की डिग्री में उसमें 55% नंबर होना जरूरी है। अगर मान लो आपने पीजी करा है और आपके पीजी में 55% से कम नंबर है, तो आप यूजीसी नेट की एग्जाम नहीं दे सकते। बात याद रहेगी। अगर आपके 55% नंबर है तो आप यूजीसी नेट के लिए क्वालिफाई हो, क्योंकि यूजीसी नेट की आप एग्जाम दे सकते हो। ये सबसे पहला क्वालिफिकेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे के पास 55% तो होता ही है। जो रिजर्व कैटेगरी वाले व्यक्ति है उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जो रिजर्व कैटेगरी हमारे पास, रिजर्व कैटेगरी वाले को कितने परसेंट है, 5% का रिलैक्सेशन दिया है। तो उनके अगर पीजी उनका अगर 50% के अंदर ऊपर है, 50 से 55 के बीच में हो गए, तो भी वो यूजीसी नेट या सेट की एग्जाम दे सकते हैं। ये बात याद रहेगी। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर, ठीक है। बड़े आगे कोई समस्या यहाँ पर। फिर एक बात और याद रखना है आपको यहाँ पर, कि अगर मान लो कोई बच्चा यूजी करा है, उसने यूजी बस अभी उसने कंप्लीट करा है और पीजी में बस अभी उसने एडमिशन ही लिया है। क्या करा है उसने, पीजी में उसने एडमिशन ही लिया है,
तो क्या ऐसा बच्चा जिसने पीजी के अंदर अभी एडमिशन लिया है, जिसका भी फर्स्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है, क्या वो बच्चा यूजीसी नेट दे सकता है? तो हाँ, बिल्कुल यूजीसी नेट वो दे सकता है। यूजीसी नेट खुद कहता है कि आप एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। आपने जो भी एग्जाम दिए, मान लो आपने यूजीसी नेट में आपने एडमिशन, पीजी में आपने एडमिशन लिया था और फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपने यूजीसी नेट की एग्जाम दी और मान लीजिए आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो गए, तो जेआरएफ ये कहता है कि जब आपने क्वालिफाई करा है जेआरएफ, उससे 3 साल के अंदर आप जेआरएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर, 3 ईयर। बात याद रहेगी, 3 साल के अंदर कभी भी आप जेआरएफ कर सकते हो, जेआरएफ में एडमिशन आप ले सकते हो। और जो बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई होता है, सरकार उसको एक स्टाइपेंड भी देती है, 38 से 40 हजार के बीच में क्या देती है? स्टाइपेंड भी देती है। बाद में आगे जाकर आप जब एसआरएफ बन जाते हो तो ये स्टाइपेंड और भी बढ़ जाता है। बात याद रहेगी। तो 38 से 40 हजार रुपए देने वाली सरकार आपको जेआरएफ के लिए, 38 से 40 की पर मंथ है ये, बात याद रहेगी। तो 38 से 40 हजार रुपए हर महीने आपको स्कॉलरशिप देने वाली सरकार जेआरएफ के लिए। तो इसलिए हमारा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टारगेट है वो क्या है? जेआरएफ। हमें किसके लिए पढ़ाना है? जेआरएफ के लिए। नेट सेट तो यूं ही हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं नेट वेट करना, बात याद रहेगी। इसीलिए आप अभी से ही हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास 6 महीने का समय है और ये समय जो होता है ये सफिशिएंट होता है यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए, जेआरएफ निकालने के लिए। अगर आज से आप चालू करते हो, क्योंकि हमारी बैच स्टार्ट हो चुकी है, नया बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं 22 दिसंबर से। अभी से आप एडमिशन लोगे तो क्या उससे क्या होगा? आपको एक लंबा टाइम मिलेगा जिसमें आप हर चीज को विद डिटेल के साथ पढ़ सकते हो, एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो, कुछ भी डाउट होगा उसको क्लियर कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉपर समय मिले और अंत में हम क्या कर सके? रिवीजन कर, एग्जाम आने से पहले हमारा कोर्स खत्म करें और रिवीजन करें। मैंने कई बच्चों की समस्या देखी है, वो अंत समय में एडमिशन लेते, जैसे मान लो जून में एग्जाम होने वाला, जून 2026 में यूजीसी नेट का, तो बच्चा कब आता है? अप्रैल में आता है और बोलता है सर मुझे यूजीसी नेट की तैयारी करना है। आप खुद बताइए क्या 1 महीने में तैयारी हो सकती है? 1-1.5 महीने में करने वाले तो कर लेते, पर आप खुद सोचिए कि जहां 6 महीने में आप तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते थे, वही काम आप 1-1.5 महीने में करो, तो कहीं ना कहीं आप क्वालिटी क्वांटिटी से समझौता करना चाहते हो। इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे यही आपका भविष्य है। यूजीसी नेट जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी कर रखा है, क्योंकि आगे जाकर उसी सब्जेक्ट से आप क्या बनने वाले हो? असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है? वही चीज आपकी काम आने वाली। इसलिए एक बार अच्छे से पढ़िए आप, आपका जेआरएफ भी हो जाएगा, आपका एपी भी हो जाएगा, बात याद रहेगी। कोई दिक्कत कोई समस्या? 3 साल तक ये वैलिड रहता है रिजल्ट। अगर 3 साल के अंदर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा? रिजल्ट आपका नल घोषित हो जाएगा। फिर दूसरा जो होता है नेट, जो होता है नेट के लिए हमेशा लाइफ टाइम आप क्या कर सकते हो? क्वालिफाई रहते हो। एक बार जैसे आपने नेट निकाल लिया है तो आप हमेशा एपी दे सकते हो। एपी की एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? नेट। नेट बहुत जरूरी। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम चाहिए देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए? नेट या सेट। और नेट सेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? जो भी डिग्री करी उसमें मिनिमम आपसे 55% नंबर होना चाहिए। अगर किसी कैटेगरी से हो तो 5% का रिलैक्सेशन है, बात याद रहेगी। तो एपी के लिए क्या चाहिए आपके पास? नेट या सेट। और एक बार नेट सेट निकालोगे आपको लाइफ टाइम काम आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं 2026 में दे रहा हूं तो क्या 2026 में मेरा नेट क्लियर होना चाहिए? नहीं। जैसे मान लो आपने 2026 में नेट क्लियर कर लिया, तो आप मान लो भले 2050 में एग्जाम दोगे आप, तो आप एपी की एग्जाम दे सकते हो 2026 के नेट के आधार पर ही, बात याद रहेगी। इसमें तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। पर एक बात जरूर याद करना है, अगर आपको पीएचडी करना है, क्या करना है आपको? पीएचडी अगर आपको करना है तो पीएचडी के लिए आपको 1 साल के अंदर एडमिशन लेना है। 1 ईयर के अंदर क्या लेना है? एडमिशन। अगर आपको पीएचडी जिस समय, मान लो आपने जून 2026 में आपने यूजीसी नेट की एग्जाम दी और मान लो आप क्वालिफाई हो गए पीएचडी के लिए, तो 1 साल के अंतर्गत आपको एडमिशन लेना है। अगर आपने 1 साल के अंदर एडमिशन ले लिया तो फिर आप अगली बार में पीएचडी नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आगे आपको सारी समझ में आ गई होगी। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको यहाँ पर? ठीक है बच्चों, ये सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको, कोई परेशानी की समस्या नहीं। ठीक है, बढ़े आगे। फिर देखो एग्जामिनेशन स्कीम क्या होने वाली है। तो देखो वैसे तो मैं बता चुका हूं, पर एक बार और देख लीजिए आप। देखो एमपी यूजीसी नेट की जो एग्जाम होती है 1 साल में 2 बार होती है। मैंने बताया एक तो जून में होती है और एक क्या होती है? दिसंबर। हर 6-6 महीने के अंदर एग्जाम होती है, ताकि बच्चा 1 साल की पढ़ाई में 2 बार एग्जाम दे सके। इसीलिए यूजीसी नेट ने आपको 6-6 महीने का समय दिया है। यूजीसी नेट चाहता था आपको 1-1, 2-2 महीने में एग्जाम करा लेता, पर नहीं, वो चाहता है कि आप 6-6 महीने में एग्जाम दो, ताकि विद प्रिपरेशन के साथ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या?
फिर देखो एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो देखो क्या पूछेगा यूजीसी नेट हमसे, तो वो ही दे रखा है कि इसमें कितने पेपर होते हैं यूजीसी नेट में, 2 पेपर। जो यूजीसी नेट की जो एग्जाम होने वाली है आपकी, उसमें कितने पेपर होंगे आपके, 2 पेपर। एक होता है पेपर फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉमन पेपर। ये आप किसी भी ब्रांच हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप किसी भी डिसिप्लिन में आपने पीजी कर रखा हो, ये पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन है, बात याद रहेगी। और इस पेपर फर्स्ट को ही हम बोलते हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको हम, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। और इसके अंदर जो सिलेबस यूजीसी नेट ने अलग ही अपनी साइड पे पेपर फर्स्ट का सिलेबस डाल रखा है, बात आएगा। उस सिलेबस के अंदर टोटल 10 यूनिट है। इसके लिए हम एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर 10 यूनिट कौन कौन सी है, उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। और हमारे यूजीसी जित साहित्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे ऑफलाइन आके पढ़ना है, तो आप ऑफलाइन आके भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है भोरकुआ, इंदौर, सुंदरम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो पेपर सेकंड है आपका, अब देखो जो पेपर फर्स्ट है, इसके अंदर टोटल 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है इसके अंदर, टोटल 10 यूनिट है। और 10 यूनिट में से एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाए, तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए मेरे, 100 नंबर का। पेपर फर्स्ट जो होगा कितने नंबर का होगा, 100 नंबर। इसी प्रकार से आपका जो पेपर सेकंड है, इसके अंतर्गत भी आपका जो सिलेबस है उसमें 10 यूनिट है। कितनी यूनिट दे रखी है उसने, 10 यूनिट है। और हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले, 100 क्वेश्चन आने वाले। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 मार्क्स का। तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके, 200। तो अगर मैं टोटल नंबर जोड़ूंगा तो देखो टोटल नंबर हो गए 300। और मैंने बताया ना, इसी 300 से आपका कट ऑफ बनेगा। बात समझ आ गई आपको। इसी 300 में से जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाओगे, आप हमेशा अपना टारगेट रखिए तो 200 से ऊपर ही नंबर आए मेरे, 300 में से 200, तो ज्यादा चांस है आपके जेआरएफ क्वालिफाई होने में। क्योंकि नेट तो हर कोई निकाल लेता, बहुत बड़ी बात नहीं नेट निकालना, जेआरएफ में सिलेक्शन होना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए, टारगेट या लक्ष्य। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या। ये 300 मार्क्स हो गया। इस 300 मार्क्स से आपका क्या बनेगा, कट ऑफ। आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ये दोनों पेपर एक साथ में होते हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर अलग, पेपर फर्स्ट अलग से होगा फिर पेपर सेकंड अलग से होगा, नहीं, एक में ही होगा, एक बार में ही होगा पूरा। पेपर फर्स्ट भी रहेगा उसके अंदर पेपर सेकंड भी रहेगा आपका। और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, उस 3 घंटे के अंदर सोल्व करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पेपर जो होने वाला पेपर फर्स्ट सेकंड, इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई सी भी प्रकार की कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा आपको, कोई नेगेटिव मार्किंग। मान लो आपने सही प्रश्न कोई करा है तो उसके तो नंबर मिलेंगे आपने। अगर मान लो कोई प्रश्न आपने गलत करा तो उसके कोई नंबर आपसे काटे नहीं जाएंगे। इसके बाद ये बात जरूर याद करना, तो नो नेगेटिव मार्किंग है, बात याद रहेगी। फिर दूसरा एक और चीज याद रखना है आपको, ये जो 300 है ना, तो यूजीसी नेट ये कहता है कि इसके अंदर भी आपको कम से कम 40% नंबर लाना बहुत जरूरी है। कितने परसेंट नंबर लाना जो बहुत जरूरी है, 40%। 300 टोटल मार्क्स है मेरे, और इस 300 मार्क्स का भी आपको 40% नंबर लाना जरूरी है बहुत। अगर मान लो आपको जेआरएफ, नेट, एपी के लिए क्वालिफाई होना है, तो पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो आप मुझे बताओ 300 का 40% में अगर निकालूंगा तो देखो 120 नंबर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, देखो ये मैंने परसेंट निकाल दिया यहाँ पर, 3 चौक 12, 120। और देखो 300 में से 120 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये किन बच्चों के लिए है, बच्चों ये जनरल के लिए। अगर मान लो कोई बच्चा रिजर्व कैटेगरी का है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन्स और थर्ड जेंडर, इनको 5% का रिलैक्सेशन है। मतलब वो 300 मार्क्स के कितने परसेंट नंबर लाने चाहिए, मिनिमम उनको 35%। बात समझ में आ गई। तो 35% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं, ये क्वालिफिकेशन है मिनिमम। अगर आपको जेआरएफ नेट के लिए क्वालिफाई होना है तो ला सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़े। आपका जो एग्जाम का जो मीडियम है वो दोनों मीडियम में होने वाला है, हिंदी मीडियम भी होने वाला है, इंग्लिश मीडियम भी होने वाला है। मैंने ये बात बताई थी, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम में आपकी एग्जाम होगी, हिंदी मीडियम में भी होगी और इंग्लिश मीडियम में भी होगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि जो एक्चुअल में जो पेपर बनता है वो इंग्लिश मीडियम में बनता है, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ट्रांसलेशन कर देते हैं। और ट्रांसलेशन में कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड, क्योंकि आपको भी पता है एक ही वर्ड के बहुत सारे हिंदी अर्थ भी होते हैं, बात समझ आ गई। तो ट्रांसलेशन में कभी कभी क्या हो जाती है, तकनीकी गलतियां होने के कारण कभी कभी हो सकता है इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन दे रखा हो, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन कुछ और अलग ही मतलब हो रहा हो। तो यूजीसी नेट ये कहता है कि हम हमेशा इंग्लिश वर्जन को मान्य मानेंगे। इंग्लिश वर्जन में जो क्वेश्चन लिखा है उसके अनुसार जो आंसर है वही आंसर
मान्य होगा, हिंदी मीडियम का क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा। बात याद रहेगी, ये बात आपको याद रखना। इसलिए हमेशा जब भी हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं, पर हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसा कोई प्रश्न जिसके अंदर कोई बहुत जटिल टाइप का आपसे कोई शब्द हिंदी का आया हो तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप जरूर देखें। हिंदी मीडियम के बच्चे जो है हमेशा आपको पेपर में इस बात का याद रखना, कुछ क्वेश्चन कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जिसको आपको इंग्लिश में देखना जरूरी है। इसलिए आप जब भी पढ़ो, एग्जाम की तैयारी करो तो हमेशा हिंदी जो वर्ड है उसका इंग्लिश वर्ड भी याद करो। इससे आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी होगी, दूसरा आपका जो समझने का जो तरीका होगा वो भी बेहतर होगा। क्योंकि एक ही शब्द के जब बहुत सारे शब्द आपको आते हैं तो आपको किसी भी हो सकता है कि किसी शब्द का अगर दूसरा शब्द अगर जान लो, उसका समानार्थी शब्द आप जान लो तो उसका अर्थ तुरंत समझ में आने लगता है आपको। ठीक है, बात याद रहेगी। तो इंग्लिश भी आपको क्या करना है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी आपको याद करके रखना है। बात याद रहेगी। देखो सारी चीज यहाँ पे दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। देखो मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, तो बहुत ही सिंपल सा दे रखा है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है, 2 नंबर का। बात समझे, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 150 का डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 300 नंबर में से आपका क्या बनने वाला कट ऑफ। जो भी नंबर लाओगे आप 300 के अंदर, उसके 6% लोग किसके लिए क्वालिफाई होंगे, नेट के लिए। और जो 6% जो क्वालिफाई हुए उसके भी 6% जो होते हैं वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो सीधी सी बात, अगर आप ऐसे देखोगे तो 0.36% ही जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, बात याद रहेगी। देखो यहाँ पे ये लिख रखा है पूरा यूजीसी नेट ने क्या लिख रखा है, नो नेगेटिव मार्किंग। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या, बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर देखो क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, ये सब मैंने बता दिया है आपको। क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो देखो एलिजिबिलिटी के लिए उसने खुद बता रखा है आपको। देखो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे देखो जनरल, या जनरल को ही हम बोलते हैं अनरिजर्व्ड। जनरल को ही हम क्या कहते हैं, अनरिजर्व्ड, या इसी को हम, और इसी जनरल के अंदर ही एक और कैटेगरी बना रखी सरकार ने, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इनको किसी भी एग्जाम को अगर देना है तो मिनिमम आपने जिस भी कैटेगरी में आपने पीजी कर रखा है 55% नंबर आपके होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, आपको कितने परसेंट नंबर लाना है, 55% नंबर होना चाहिए, तभी आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हो। मान लो आप किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 5% की क्या है, छूट। ये सारी चीज यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको कितने परसेंट नंबर लाने की जरूरत है, 50% नंबर लाने की जरूरत है। ये क्या हो गया, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए। फिर ये एक और दे रखा है कि जो बच्चे जो 4 साल की डिग्री करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी जो डिग्री होती है वो 4 साल की होती है, या हम बोले तो उसको कहते हैं 8 सेमेस्टर। या आपने देखा होगा जो एमबीबीएस होता है, जो डॉक्टर बनते हैं, उनकी भी जो डिग्री होती है वो 4 साल की होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तब जाकर उनको डिग्री मिलती है। तो ऐसे बच्चे जिनकी डिग्री 4 साल होती है उनके लिए भी यूजीसी नेट ने क्वालिफिकेशन रूल्स निकाल रखा है। तो ऐसे बच्चे क्या है, जिनकी डिग्री 4 साल की हो या 8 सेमेस्टर हो, ऐसे बच्चे को भी क्या करती है सरकार, 5% का रिलैक्सेशन देती है अपनी डिग्री के अंदर। देखो 5% का रिलैक्सेशन दिया है, और टोटल उनके कितने परसेंट मार्क्स होना चाहिए अपनी डिग्री में, 75% मार्क्स होना चाहिए। क्योंकि देखो इनकी जो डिग्री है, इनसे पीजी नहीं मांगा जा रहा है, इनसे मास्टर नहीं मांगा जा रहा है, ये अपनी यूजी के बेस्ड पे ही क्या कर सकते हैं, यूजीसी नेट की एग्जाम दे सकते हैं। हम आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले क्या होते थे, हमें पीजी करना होता था, तब हम एलिजिबल है यूजीसी नेट के लिए। उसमें भी हमें कितनी, मास्टर डिग्री में कितने परसेंट नंबर चाहिए, 55 या 50%। पर जो 4 साल की डिग्री वाले व्यक्ति जो है, बच्चे जो है, उनको अपनी पीजी के, यूजी के अंदर कितने परसेंट नंबर होने चाहिए, 75% मार्क्स। ये किसके लिए 75% मार्क्स, जनरल के लिए। अगर मान लो कोई रिजर्व कैटेगरी का कोई बच्चा है, एससी एसटी ओबीसी वाला, तो उसको 5% का रिलैक्सेशन दिया है। तो कितने परसेंट का रिलैक्सेशन, तो 70% नंबर उसके होने चाहिए। तो वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, यूजीसी नेट की एग्जाम दे सकता है और डायरेक्ट क्वालिफाई हो सकता है जेआरएफ के लिए। बात याद रहेगी, डायरेक्ट क्वालिफाई हो सकता है किसके लिए, पीएचडी के लिए। पर याद रखना एपी के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि एपी के लिए कंपलसरी है आपके पास पीजी होना चाहिए। क्योंकि एपी का काम ही वही है ना, बच्चों को पढ़ाना। और किस बच्चों को पढ़ाना है, जो मास्टर करने आए हैं, इसलिए आपका मास्टर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको एपी बनना है तो आपके पास मास्टर होना चाहिए। और अगर कोई डिग्री वाला बच्चा है तो जेआरएफ कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, पर एपी नहीं बन सकता। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। इतना बहुत ज्यादा रूल्स में नहीं जाना है आपको कि किस रूल्स के तहत क्या है, हमें सिर्फ एक बेहतर समझ बनाना है कि कौन बच्चा यूजीसी नेट की एग्जाम दे सकता है, कौन बच्चा एपी के लिए एलिजिबल है। बात याद रहेगी, सिंपल सा कंसेप्ट है।
और देख लेते और कुछ हमारे काम की चीज होगी। ये एज लिमिट दे रखी, देख लीजिए आप बहुत अच्छे से। तो एज लिमिट किसके लिए दे रखी है, देखो एज लिमिट दे रखी है नेट जेआरएफ, ये यहाँ पे लिखा है देखो जेआरएफ नॉट मेड देन 30 ईयर। बात याद रहेगी, 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होना चाहिए। और ये किसके लिए कहा गया है, जनरल कैटेगरी के लिए कहा गया है। जनरल कैटेगरी के अंदर भी बॉयज, जनरल कैटेगरी का अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी उम्र 30 साल से कम होना चाहिए, तो वो किसके लिए क्वालिफाई होगा, जेआरएफ के लिए। पर याद रखना, कोई व्यक्ति अगर रिजर्व कैटेगरी का है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। मतलब रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति 35 साल तक जेआरएफ कर सकता है। बात याद रहेगी, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो ये जेआरएफ के लिए हो गया। पर अगर आपसे कोई पूछे नेट के लिए अगर कोई अपर एज लिमिट है क्या, तो कोई एज लिमिट नहीं है। आप 50 साल की उम्र में भी यूजीसी नेट की एग्जाम दे सकते हो, बस खाली जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, बाकी यूजीसी नेट तो आप निकाल सकते हो, पीएचडी तो आप कर सकते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। और हमारा टारगेट यही है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, क्योंकि भारत की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, सबसे सुख शांति वाली एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसीलिए देखो मैंने यूजीसी की साइट से ही सारा डाटा लिया है, ताकि आपको कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, भ्रांति ना हो। देखो ये रिजर्वेशन भी दे रखा है, सरकार कितना रिजर्वेशन देती है। तो जो रिजर्वेशन सारी एग्जाम में मिलता है, सेम टू सेम रिजर्वेशन मिलता है, कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं होता है। हमारे देश के अंदर जो पॉपुलेशन है हमारी, जो 2011 का जो सेंसस है, उसमें जिस पॉपुलेशन की जितनी प्रतिशत है कुल पॉपुलेशन का, उसी अनुपात में क्या करा जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो 2011 का जो सेंसस हुआ था भारत में, अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी नया वाला सेंसस, क्योंकि हर 10 साल के अंदर क्या होना चाहिए, हमारे सेंसस होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। तो सीधी सी बात है 2021 में होना चाहिए, तक नहीं होना चाहिए था। आप खुद बताइए, पहले 2011 में हमारा सेंसस हुआ, इससे हमें पता चला हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, 121 करोड़। पर आपको सोचो ना 2011 की बात है, तो 2021 में होना था, पर 2021 में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कोविड के कारण हमारी जो सेंसस थी वो नहीं हो पाई। तो अब हम सेंसस कराने वाले फिर से सरकार। तो आप मुझे बताइए कब तक सेंसस की जाएगी, ये कमेंट करके बताइए आप, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि अब सेंसस कब होगा। तो जो भी पॉपुलेशन का अनुपात होता है उसमें जो भी, जैसे मान लो टोटल पॉपुलेशन 100% है, उस 100% के अंदर आपको याद रखना है कि उसके अंदर कितने एससी है, कितने एसटी है, कितने ओबीसी है। ये बात याद रहेगी आपको, इनका अनुपात याद रखना, कैसे, कितने एससी है, कितने एसटी है और कितने ओबीसी। और इसके अंदर ही वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाता है इनकी कैटेगरी के। जैसे एससी कैटेगरी के अंदर बॉयज भी होंगे और एससी कैटेगरी के कौन सी होगी, गर्ल्स भी होगी। बात याद रहेगी। इसी के अंदर एसटी के अंदर भी क्या होंगे, गर्ल्स होगी और बॉयज। ओबीसी के अंदर भी क्या होगी, गर्ल्स और बॉयज। इन्हीं के अंदर गर्ल्स को अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, ये बात आपको याद रखना है, उसी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है। बात याद रहेगी आपको। फिर देखो हमारी जो पॉपुलेशन थी उस 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार जो एससी कैटेगरी जिसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, कुल पॉपुलेशन उनकी कितनी थी, 15%। तो एजुकेशन के अंदर भी कितने परसेंट का रिजर्वेशन दिया है उनको, 15%। ठीक है, इसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब हमारे कुल देश की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें कितने परसेंट इनका हिस्सा है, 7.5%। तो यूजीसी नेट के अंदर भी जो एसटी कैटेगरी के जो बच्चे उनको कितना रिजर्वेशन दिया गया है, 7.5%। इसी प्रकार से जो ओबीसी वर्ग के जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, उनको कितने परसेंट का रिजर्वेशन दिया है, 27% का रिजर्वेशन दिया गया है। बात याद रहेगी। फिर आपको एक और कैटेगरी याद रखना है, ईडब्ल्यूएस, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। देखो इनको कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया है, इनको जनरल कैटेगरी का जो परसेंट बचता है, देखो ये सब जोड़ोगे ना आप, 15, 7.5 और 27, ये आ जाएगा 49%, 49.5%, ये इतना हो गया टोटल। अब बाकी कितना बचा देखो, 50.5%। इस 55% का 10% है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये अलग से 10% दिया है। जो जनरल वाले जो होते हैं ना, उसी के अंदर एक कैटेगरी के बनाएंगे, अलग से रिजर्वेशन नहीं है इनके लिए कि 10%, टोटल का 10% नहीं है, ये बात याद रखना। ईडब्ल्यूएस क्या है, जो जनरल की जो सीटें होती है उनके अंदर 10% रिजर्वेशन है, बात याद रहेगी। अलग से रिजर्वेशन नहीं 100 का, ऐसा नहीं है कि 100% का अलग है कि 15% हमने एससी को दे दिया, 7.5% हमने एसटी को दे दिया, 27% हमने ओबीसी को दे दिया और 10% हमने ईडब्ल्यूएस को दे दिया, ये ऐसा नहीं है। ये किसका है, जो बचा हुआ था, जो 50.5 था ना,
उसका 10% है। ये जो जनरल के लिए जो बता था ना, उसमें 10% रिजर्वेशन सीट है। ये बात समझ में आ गई? तो लोड नहीं लेना किसी भी प्रकार का। और एक और याद करना है आपको, 5% रिजर्वेशन किसको दिया गया है? पीडब्ल्यूडी को, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले को 5% का क्या दिया गया है? रिजर्वेशन दिया गया है। बात याद और वर्तमान में याद रखना है कि कितने परसेंट मतलब कितनी प्रकार की डिसेबिलिटी है भारत जिनको मान्य है कि जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है। तो 21 प्रकार की, कितने प्रकार के पीडब्ल्यूडी होते हैं? 21 टाइप्स के होते हैं। फिर दूसरा एक और याद करना है कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी किसको मानेंगे? हो सकता है किसी की अंगली टूटी हो सकता है किसी की उंगली काम ना कर रही हो, तो क्या इसको डिसेबल मानेंगे? नहीं। किसी व्यक्ति का जो अंग होता है, जैसे मान लो ये पूरा हाथ, इस हाथ का भी आपका 40% हाथ डैमेज हो, काम नहीं कर रहा हो, तभी उसको हम फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी मानते हैं। तो कितने परसेंट डिसेबिलिटी होना चाहिए? मिनिमम 40%। मिनिमम बोला है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम 100% भी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो 40% से ज्यादा होना चाहिए डिसेबिलिटी, बात याद रहेगी। तो डिसेबिलिटी कितनी होना चाहिए? 40% से ज्यादा, तभी आप पर्सन विद डिसेबिलिटी माने जाएंगे, अन्यथा आप पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं माने जाएंगे। किसी भी मान्य यूनिवर्सिटी या किसी भी मान्य डॉक्टर से, जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, उनसे आपको चेकअप करा के पता करना पड़ेगा कि आपका जो भी अंग है, हो सकता है आपका हाथ ना हो सकता है आप देख ना पा रहे हो सकता है आप सुन ना पा रहे हो, क्योंकि सुनना आपका एक अंग है, एक हिस्सा है। अगर हो सकता है कि आपका 40% से ज्यादा आपका जो कान है, जो हो सकता है सुन ना पा रहे हो, तो आप पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, बात याद रहेगी? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये मैंने क्या बता दिया आपको, रिजर्वेशन भी बता दिया, किस किस कैटेगरी को कितना कितना रिजर्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, ये सारे राइट्स दे रखे हैं। और क्या बचा है हमारे पास? और कुछ बताने लायक है क्या? मुझे लगता है सारी चीज हो चुकी है। ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ये तो जब आप एग्जाम का फॉर्म, जब आपका अप्रैल में एग्जाम का फॉर्म आएगा, तब एक बार हम और बताएंगे अच्छे से कि कैसे फॉर्म भरना है। आप किसी भी एमपी ऑनलाइन की साइट पे जाओगे ना, वो फॉर्म भर देगा, बस आपको वहां पे डॉक्यूमेंट देना है अपने, वो सब फॉर्म डाल देगा। बस पीजी में 55% नंबर आपका होना चाहिए, वो फॉर्म डाल देगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? 2 सेकेंड। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है सारी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको यहाँ पर? अब देखो, मैं कुछ काम की बात बता देता हूं आपको, कुछ काम की बात बता देता हूं मैं आपको। तो जीत साहित्य क्लासेस आपके लिए यूजीसी नेट सेट के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है आपका 22 दिसंबर 2025 से जून 2026 के लिए। हमारा टारगेट क्या है? जून 2026। जून 2026 हमारा क्या है टारगेट? कि जो बच्चे जून 2026 के लिए एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने सारा बता दिया है कि क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन की बात कर ली। आपकी एज क्या होना चाहिए, क्या एज लिमिट है, वो भी मैंने बता दी आपको। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ये भी बता दिया मैंने आपको। ये सारी चीज हमने देख ली है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करना है, तो जीत साहित्य क्लासेस फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंदौर, सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है इंदौर के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो आप जीत साहित्य क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी जो क्लासेस है वो बोथ मीडियम में है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, बोथ मीडियम मोड में है। ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो क्लासेस हम देते हैं, पूरी ऑफलाइन जो क्लासेस होती है वही क्लासेस हम रिकॉर्ड करके डालते हैं। अलग से हम कोई क्लास नहीं लेते हैं, सिर्फ ऑनलाइन। हमारी जो क्लास होती है वो हाइब्रिड होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ऑफलाइन आके पढ़ना है, तो आप ऑफलाइन आके पढ़ सकते हो। यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है आपको। अगर आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन पढ़ना है, तो ये यहाँ पे एड्रेस लिख रखा है, सुंदरम कॉम्प्लेक्स, भौरकुआ मेन रोड, इंदौर। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, 7805827748। यूजीसी नेट सेट टेट सारी एग्जाम हम तैयारी करवाते हैं। कोई बच्चा अगर पीजी यूजी भी कर रहा हो, बीए कर रहा हो, एमए कर रहा हो, उसके लिए भी हमारे कोर्सेस चालू है, आगे आप पढ़ सकते हो। यूजीसी नेट के अगर किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हमारा जो मीडियम होने वाला है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बोथ मीडियम होने वाला है। दूसरा, हमारी जो फैसिलिटी, सबसे ज्यादा फैसिलिटी क्या है हमारे पास, कि हम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले विद डिटेल।
6 महीने का हमारा पूरा प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि हमारा टारगेट है जून 2026 हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल कराने वाले हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ। दूसरा, हमारे जो नोट्स होंगे उनको हम हार्ड कॉपी में आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे यहाँ जो क्लास होती है वो बोथ होती है, पेपर फर्स्ट की भी क्लास होती है और पेपर सेकंड की भी क्लास होती है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाली है, दोनों मीडियम बोथ मोड में भी होने वाली है। आप चाहो तो ऑनलाइन भी आ सकते हो, आप चाहो तो ऑफलाइन भी आ सकते हो। हमारी जो क्लासेस होती है वो डायरेक्ट हम लाइव अपडेटेड करते हैं। दूसरा, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे, जो भी लेक्चर होता है उसकी हम क्या देंगे आपको, पीडीएफ देंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको देंगे हम एमसीक्यूज की, ताकि हमारी जो भी हमने सब्जेक्ट पढ़ा है उसकी क्या हो सके, हमारी प्रैक्टिस हो सके। ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर आना है हमारी ऑफलाइन बैचेस में तो ये हमारा, यदि आपको हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस में आना है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो जिस साहित्य क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको सारा समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको बताया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें क्लासेस कहाँ पे लगती है तो आप आइए भोरकुआ मेन रोड इंदौर, सुंदरम कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, जित साहित्य क्लासेस। यहाँ पे आप पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत।